हेलो गाइस, वेलकम टू इंडियन अफेयर्स। आई होप कि आपका आज का दिन शानदार हो एंड लाइफ में आपके जो भी गोल्स और टारगेट्स हैं आप सब उनको सक्सेसफुली अचीव करें। टॉप 10 अपडेट से पहले आज के दिन की इंपॉर्टेंस की बात कर लेते हैं। आज 16 अप्रैल की बात करें तो साल 2018 में 16 अप्रैल के दिन ही अटल बिहारी वाजपेयी जी का देहांत हुआ था। आज उनकी 6th डेथ एनिवर्सरी है। अटल बिहारी वाजपेयी साल 1996 से 2004 के बीच 3 बार भारत के प्रधानमंत्री बने और उनकी तारीफ न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स बल्कि ओपोजिशन के लोग आज तक उनकी तारीफ करते हैं। वैसे तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि वो कुछ अलग तरह के लीडर थे जो कि आजाद भारत के बाद न हमने भारत में कभी देखा है और ना ही हम आगे चलकर भविष्य में उनके जैसा कोई और लीडर कभी देखेंगे। हाँ, बीजेपी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद नरेंद्र मोदी जी के रूप में भारत को एक सक्सेसफुल प्राइम मिनिस्टर तो दिया है, लेकिन कई मायनों में उनकी तुलना भी अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ बिल्कुल नहीं की जा सकती है। आज उनकी डेथ एनिवर्सरी के ऊपर उनका एक छोटा सा वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। देश में ध्रुवीकरण नहीं होना चाहिए, न सांप्रदायिक आधार पर, न जाति आधार पर, न राजनीति ऐसे दो खेमों में बंटनी चाहिए कि जिनमें संवाद न हो, जिनमें चर्चा न हो। देश आज संकटों से घिरा है और ये संकट हमने पैदा नहीं किए। जब जब कभी आवश्यकता पड़ी संकटों के निराकरण में हमने उस समय की सरकार की मदद की है। उस समय के प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी ने भारत का पक्ष रखने के लिए मुझे विरोधी दल के नेता के नाते जेनेवा भेजा था और पाकिस्तानी उसे देखकर चमत्कृत रह गए। उन्होंने कहा कि ये कहां से आए, क्योंकि उनके यहां विरोधी दल का नेता ऐसे राष्ट्रीय कार्य में भी सहयोग देने के लिए तैयार नहीं होता। वो हर जगह अपने सरकार को गिराने के काम में लगा रहता है। ये हमारी परंपरा नहीं है, ये हमारी प्रकृति नहीं है और मैं चाहता हूं ये परंपरा बनी रहे, ये प्रकृति बनी रहे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। बढ़ते आज की टॉप 10 अपडेट्स की तरफ। सबसे पहली अपडेट आ रही है भारत और मालदीव्स को लेकर। आपको याद होगा भी कुछ ही दिनों पहले 5 अप्रैल को एक नोटिफिकेशन जारी करके भारत सरकार ने मालदीव्स को एक्सपोर्ट किए जाने वाले कई तरह के एसेंशियल गुड्स का कोटा बढ़ा दिया था। अब जो ये रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में जितने भी एसेंशियल गुड्स आते हैं, इनके एक्सपोर्ट को लेकर भारत सरकार ने पिछले कल नई गाइडलाइंस जारी की हैं। नई गाइडलाइंस के मुताबिक भारत सरकार ने देश के 4 पोर्ट्स के नाम रिलीज किए हैं, जिसके बाद अब रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी के जो भी एसेंशियल गुड्स मालदीव्स भारत से परचेज करेगा वो केवल इन 4 पोर्ट्स में से ही जाएंगे। जो ये 4 पोर्ट्स हैं, इनमें से 3 सी पोर्ट्स हैं। गुजरात का मुंद्रा सी पोर्ट, तमिलनाडु का टूटीकोरिन सी पोर्ट और महाराष्ट्र का जवाहरलाल नेहरू सी पोर्ट, जबकि एक है न्यू दिल्ली के तुगलकाबाद में स्थित इनलैंड कार्गो डिपो। पहले क्या होता था कि मालदीव्स को जाने वाली सारी एसेंशियल आइटम्स भारत के किसी भी पोर्ट से जा सकती थी और भारत में कुल मिलाकर 200 से ज्यादा माइनर और मेजर पोर्ट्स हैं। अब ऐसे हमें ये आइडिया नहीं है कि भारत सरकार ने मालदीव्स जाने वाली एसेंशियल आइटम्स को इन 4 पोर्ट्स तक क्यों सीमित किया है। इसके पीछे भारत सरकार का क्या उद्देश्य हो सकता है? अगर आपको कोई आइडिया तो प्लीज नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। आज की दूसरी अपडेट आ रही है भारत और ईरान को लेकर। दरअसल जब भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर सर ने ईरान के विदेश मंत्री को कॉल की थी, उसमें 3 दिन पहले ईरान ने जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से इजरायली लिंक्ड एक कार्गो शिप को सीज किया था, उस पर सवार 17 भारतीय क्रू मेंबर्स को लेकर भी चर्चा हुई थी। जयशंकर सर ने ईरान से मांग की थी कि ये सारे भारतीय जल्द से जल्द रिलीज कर दिए जाएं। अब इसी को लेकर एक पॉजिटिव डेवलपमेंट आई है और ईरान की सरकार ने भारत के 17 क्रू मेंबर्स का कॉन्सुलर एक्सेस भारत को दे दिया है, जिसके बाद अब ईरान में जो भारत की एम्बेसी है उसके अधिकारी भारत के 17 क्रू मेंबर्स के साथ जल्दी मिल सकते हैं और उनका हालचाल पूछ सकते हैं। आज की थर्ड अपडेट आ रही है भारत के गुड्स एक्सपोर्ट को लेकर, यानी जो सामान हम हर साल दुनिया के बाकी देशों को बेचते हैं उसको लेकर कुछ लेटेस्ट फिगर सामने आ रहे हैं। पिछले कल एक डेटा सामने आया जिसमें बताया गया कि पिछले साल 2024 फाइनेंशियल ईयर में भारत के टोटल गुड्स एक्सपोर्ट में 3.1% की गिरावट आई है। हाँ जी, इस बार हमारे मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स में कमी आई है। साल 2023-24 फाइनेंशियल ईयर में हमने $437 बिलियन के गुड्स एक्सपोर्ट किए, जबकि उसके पिछले साल 2022-23 का अगर हम फिगर निकाल कर देखें तो उस साल भारत ने $451 बिलियन की कीमत के गुड्स एक्सपोर्ट किए थे। न सिर्फ भारत के एक्सपोर्ट्स में कमी आई है, बल्कि भारत के टोटल इंपोर्ट्स यानी कि जो सामान हम विदेशों से परचेज करते हैं उसमें भी कमी देखने को मिली है। भारत के टोटल इंपोर्ट्स में 5.4% की गिरावट आई है। पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि अब भारत में कई सारी चीजें यहाँ पर हम खुद ही मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। ऐसे में ही समझ आता है कि चलो इंपोर्ट्स कम हो गए, लेकिन जो ये एक्सपोर्ट कम हुए हैं ये भारत के लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है।
आज की फोर्थ अपडेट भी देश के एक्सपोर्ट्स को लेकर ही आ रही है, जो कि भारत की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ऑटोमोबाइल की कैटेगरी में भारत क्या क्या एक्सपोर्ट करता है। पैसेंजर कार्स, 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, कमर्शियल व्हीलर्स और क्वाड्रीसाइकिल। खबर आ रही है कि साल 2023-24 फाइनेंशियल ईयर में भारत के ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट्स में भी गिरावट देखने को मिली है, यानी पिछले साल के मुकाबले इस साल हमने कम गाड़ियां एक्सपोर्ट की हैं। साल 2022-23 में भारत ने कुल मिलाकर 47,61,000 व्हीकल्स एक्सपोर्ट किए थे, लेकिन साल 2023-24 में 5.5% की गिरावट आई है और हमने मात्र 45 लाख ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट किए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार भारत के टोटल एक्सपोर्ट्स क्यों गिर रहे हैं, तो इसको लेकर एक्सपर्ट्स का कहना है कि पिछले साल नाइजीरिया, केनिया, नेपाल, बांग्लादेश, कोलंबिया और मैक्सिको, इन सब देशों की नेशनल करेंसी में यूएस डॉलर के मुकाबले भारी डिवैल्यूएशन देखने को मिली है। इनकी करेंसी काफी वीक हो गई है, इसलिए ये देश सेम प्राइस के ऊपर हमसे कम गाड़ियां परचेज कर पाए, जबकि ये देश भारत के ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट देश थे। आज की फिफ्थ अपडेट आ रही है अमेरिका और भारत को लेकर। आपको याद होगा रिसेंटली कुछ ही हफ्ते पहले अमेरिका के बाल्टीमोर में एक कार्गो शिप ने ब्रिज को टक्कर मारकर उसको गिरा दिया था, जिसकी वजह से इस एक्सीडेंट में 6 लोगों की जान चली गई थी। इस शिप के ऊपर 21 इंडियन क्रू मेंबर्स हैं, इसलिए भारत इस पूरी डेवलपमेंट को लेकर काफी चिंतित था और हमने बैकडोर डिप्लोमेसी भी स्टार्ट कर दी थी। लेकिन फिर खबर आई कि जो बाइडेन और बाल्टीमोर के गवर्नर, इन दोनों ने शिप के ऊपर सवार इंडियन क्रू मेंबर्स को हीरो बोला और कहा कि उन्होंने इस एक्सीडेंट से पहले ही लोकल अथॉरिटीज को कांटेक्ट करके वार्न कर दिया था, जिससे इस पूरे एक्सीडेंट में कैजुअलिटीज को कम किया जा सका। अब इस पूरे इंसिडेंट को लेकर खबर आ रही है कि अमेरिका ने ये केस अपनी प्रीमियर एजेंसी FBI यानी कि फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और कोस्ट गार्ड को ट्रांसफर कर दिया है, जिसके बाद FBI ने इस पूरे इंसिडेंट में अब क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी है। इस क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में ये पता लगाया जाएगा कि शिप के ऊपर जो पावर फेलियर हुआ था उसका दोषी कौन है, क्या शिप के ऊपर उस समय रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो किया भी जा रहा था या फिर नहीं, और अगर नहीं तो इसका दोषी कौन है। आज 3 हफ्तों के बाद भी इंडियन क्रू मेंबर्स के साथ ये शिप बाल्टीमोर में वहीं का वहीं खड़ा है, जबकि भारत के क्रू मेंबर्स को इस शिप के बाहर जाने की परमिशन नहीं है। FBI के लोग इन्वेस्टिगेशन के लिए खुद ही शिप के ऊपर आते हैं। क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स का मतलब है कि इस घटना को लेकर किसी न किसी को तो दोषी ठहराया जाएगा, जबकि कुछ दिन पहले इन लोगों को वहां पर हीरो कहा जा रहा था और अब अमेरिका इनको क्रिमिनल की तरह देख रहा है। आज की 6th अपडेट इजराइल ईरान वॉर को लेकर आ रही है। रिसेंटली जो ईरान ने इजराइल के ऊपर ड्रोन्स और मिसाइल्स फायर की थी, इस घटना को लेकर खबर आ रही है कि इस पूरे इंसिडेंट में न सिर्फ एक मुस्लिम देश जॉर्डन ने इजराइल का साथ दिया था, बल्कि सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इन दोनों ने भी इस मसले में इनडायरेक्टली इजराइल का ही साथ दिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब और UAE ने सबसे पहले तो अपनी एयर स्पेस को अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल के फाइटर जेट्स के लिए ओपन कर दिया था। उसके बाद इन दोनों देशों ने क्या किया कि ईरान द्वारा फायर किए गए ड्रोन्स और मिसाइल्स जो कि इजराइल की तरफ हवा में ट्रैवल कर रहे थे, उसकी रडार सर्विलेंस इंफॉर्मेशन भी इजराइल और अमेरिका के साथ शेयर कर दी, जिससे इन मिसाइल्स और ड्रोन्स को ट्रैक करके मार गिराना इजराइल, अमेरिका और ब्रिटेन के लिए काफी आसान हो गया। इसके अलावा सऊदी अरब और UAE को जैसे ये इंटेल मिला कि ईरान कुछ ही घंटों में हमला करेगा, इन दोनों देशों ने इजराइल और अमेरिका को भी इसकी जानकारी दी और उनको पहले से ही वार्न कर दिया। आज की 7th अपडेट आ रही है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को लेकर। आपको याद होगा पिछले साल दिसंबर 2023 में भारत ने अनियन के एक्सपोर्ट के ऊपर पूरी तरह से बैन लगा दिया था, क्योंकि भारत में कम फसल के कारण प्याज की शॉर्टेज होने का खतरा था। हालांकि कई सारे वेस्टर्न देशों ने भारत का विरोध किया, लेकिन भारत सरकार ने प्याज के एक्सपोर्ट के ऊपर अपने बैन को अभी भी बरकरार रखा है। लेकिन इस बैन के बावजूद भारत ने एक स्पेशल फेवर करते हुए यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की अनियन सप्लाई करने की रिक्वेस्ट को अप्रूव कर दिया है। दरअसल UAE में प्याज की शॉर्टेज हो गई थी, जिसके बाद UAE को भारत ने 10,000 मैट्रिक टन अनियन एक्स्ट्रा एक्सपोर्ट करने का फैसला किया है। न सिर्फ UAE बल्कि सेम रिलैक्सेशन भारत ने श्रीलंका के लिए भी एक्सटेंड की है। आज की 8th अपडेट आ रही है ऑस्ट्रेलिया से। पिछले कल ऑस्ट्रेलिया के एक चर्च में फिर से एक नाइफ अटैक हुआ है, जिसमें कट्टरपंथी इस्लामिक व्यक्ति ने अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए चर्च के अंदर बिशप और प्रीस्ट के ऊपर चाकू से हमला कर दिया था। चर्च में मौजूद विटनेस ने इस बात की पुष्टि की है कि अटैकर अल्लाह अकबर के नारे लगा रहा था। इस पूरी घटना में वहां पर 4 लोग घायल हुए थे, जिसके बाद सबको तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाया गया। हालांकि चारों इस समय खतरे से बाहर हैं। ऑस्ट्रेलिया की पुलिस ने इसको टेररिस्ट अटैक बताया है। फ्रांस के बाद अब कट्टरपंथी ताकतें ऑस्ट्रेलिया में भी इस तरह के हमले करना स्टार्ट हो गई हैं। आज की 9th अपडेट आ रही है हमारी नेशनल करेंसी इंडियन रुपीस को लेकर। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर US डॉलर्स में काफी वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है, जिसके चलते एक US डॉलर 83 रुपीस 51 पैसे तक जा पहुंचा है। आज की 10th अपडेट आ रही है इंडियन आर्मी चीफ को लेकर। रिपोर्ट्स के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे सर पिछले कल 4 दिन की उज्बेकिस्तान की यात्रा के ऊपर गए हैं। इस समय उज्बेकिस्तान में दोनों देशों की आर्मी के बीच दुस्लिक नाम की एक मिलिट्री एक्सरसाइज भी हो रही है, जिसके लिए हमने गढ़वाल राइफल्स इन्फेंट्री रेजिमेंट के ट्रूप्स को भेजा है।
खबर है कि इंडियन आर्मी चीफ न सिर्फ उज्बेकिस्तान में वहां के मिलिट्री चीफ के साथ मीटिंग्स करेंगे, बल्कि वो इंडिया उज्बेकिस्तान मिलिट्री एक्सरसाइज को भी विटनेस करेंगे।